अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ मी शफ़ात अली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह रही है जनाब हमारा कारनामा है, हम अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के थ्रू करवा रहे हैं। नून लीग कह रही है आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए इंतखाबात चुराना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या नॉर्मली जब हम देखते हैं, हमने कोई हिसाब करना होता है, हम कैलकुलेटर उठाते हैं, 2 + 2 करते हैं, जवाब 4 आ जाता है एंड इट टेक्स एन इंस्टेंट। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में भी यही होने जा रहा है या उसके अंदर कोई 2 नंबर की भी गुंजाइश है? जानते हैं आज के बिग डाउन में। अच्छा, सबसे पहले तो प्यारे बच्चों बात करते हैं हम अपने कन्वेंशनल मेथड की। जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है वो क्या है कि हम एक पोलिंग बूथ में जाते हैं, वहां पे जाके हमारी कोई भी एज हो सकती है, हमारा कोई भी नाम हो सकता है, पोलिंग ऑफिस को सरोकार नहीं है, वो उसके पास एक डेटा होता है, दैट इज कॉल्ड वोटर रजिस्ट्रेशन डाटा। उस वोटर रजिस्ट्रेशन डाटा में एक लिस्ट होती है जिसमें वो चेक करता है कि हमारा नाम उस इलाके में उस पोलिंग स्टेशन में है या नहीं। अगर है तो हमें वोट डालने की इजाजत होती है। वोट डालने के लिए जब हम एक बूथ में जाते हैं तो वहां पे हम आइसोलेटेड होते हैं, हम टोटली हमारी प्राइवेसी होती है, हम अपनी प्राइवेसी में वोट लगाते हैं, हम वोट फोल्ड करके एक डब्बे में डाल देते हैं और उस तरह हमारा कौमी फरीजा अदा हो जाता है और फिर इलेक्शन कमीशन का फरीजा शुरू हो जाता है। स्टालिन भी कहता था ना जी कि वोट वो किस्मत के फैसले वो कर सकते हैं जो वोट डालते नहीं, वोट गिनते हैं। तो वोट गिनने वाले जो फिर वो किस्मतों का फैसला शुरू कर देते हैं और उस वक्त जो पोलिंग ऑफिस की जो इब्तिदाई गिनती होती है उसके बाद एक फॉर्म इशू किया जाता है। पहले वो फॉर्म 14 कहलाता था, वो फॉर्म 45 कहलाता है। वो फॉर्म जो है वो सामने जितने भी पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनको पकड़ा दिया जाता है कि जनाब इस पोलिंग ऑफिस में ये नतीजे आए। उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उस पोलिंग स्टेशन का, वो एक आरओ को, एक रीजनल ऑफिसर को वो अपना सारा डेटा भेज देता है। आरओ रिजल्ट कंपाइल करके जनाब वो आगे मरकज भेजता है और उसके बाद जिसे हम कहते हैं ना जी गैर हतमी नतीजा, वो गैर हतमी नतीजे जो हैं वो तब तक बन रहे होते हैं जब तक वो फॉर्म 45 की हद तक होते हैं। लेकिन जब वो मरकज में जाते हैं और उसके बाद वो दोबारा टोटल होते हैं तो वो ऑब्वियसली उसमें कुछ 19-20 हो जाती है। अगर धांधली वांधली को एक तरफ साइड पे छोड़ दें तो टेक्निकली ऐसा होता है कि जो फॉर्म 45 का नतीजा होता है वही मरकज का भी नतीजा होता है। इस वोटिंग सिस्टम के बहुत सारे नुकसान आते हैं। नंबर 1, मेरे पास अगर जाली वोट हैं तो मैं जाली वोट का जो है वो अपना एक थैला बीच में डाल सकता हूं आरओ के ऑफिस में और किसी को पता भी नहीं चलेगा, एक चीज। दूसरा, जिस गाड़ी में वोट जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, मैं वो गाड़ी को साइड पे करके उसी नंबर प्लेट की एक और गाड़ी अपने मर्जी के थैलों की डाल सकता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। एक और तरीका ये हो सकता है कि फॉर्म 45 जो है उसको पेंसिल से फिल करें जो वहां के आरओ साहब है, और जब वो वहां पे जो प्रिजाइडिंग अफसर साहब जो आरओ के पास जाए तो वो पेन से फिल कर दे, अपनी मर्जी का फिल कर दे, चैलेंज करते रहे फिर आप बाद में। अच्छा, उसके बाद इसमें मतलब होशियारियों के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। नाउ वेल व्हाट हैपेंस कि हर बार इंतखाबात में कोई एक ग्रुप चीखता है कि धांधली हुई है, और सच्ची बात है होती है, हर इलेक्शन में धांधली जरूर होती है। धांधली के बगैर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इसका जवाब है? अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जायजा लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में सबसे पहले यह होता है जनाब कि आप एक पोलिंग ऑफिस में एंटर होते हैं। आप पोलिंग ऑफिस में एंटर होंगे तो आप एक भाई साहब के पास आएंगे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो मशीन पे एक बटन दबाएंगे तो आप इनेबल हो जाएंगे। पहले वो आपको चेक करेंगे अपने डेटाबेस में, और उसके बाद वो अगर आप डेटाबेस में हैं तो वो आपको इनेबल कर देंगे और आप इनेबल होकर अंदर चले जाएंगे। अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा सा पैड होगा, उसके ऊपर आप अपने मर्जी के बंदे का नंबर प्रेस करेंगे। वो नंबर आप प्रेस करेंगे तो एक पर्ची निकलेगी, गौर फरमाया आपने, पेपर बैलेट निकलेगा जो डब्बे में चला जाएगा। अच्छा, जब वो डब्बा तो वहां पे लॉक है, लेकिन जब वो पर्ची जो है, जो मशीन जो है, उसमें आखिर में सील तोड़ के जब उसमें रिजल्ट का बटन दबाया जाएगा, तो जब रिजल्ट का बटन दबाएंगे तो वो पूरे का पूरा नतीजा बता देगा, आपको एक फॉर्म 45 जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली। अब इसमें ये होगा कि सारा मामला बज़ाहिर जो है वो वर्चुअली ये इम्पॉसिबल टू ब्रीच लग रहा है। अच्छा, अब आते हैं जनाब हम इस इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के अंदर जो 2 नंबरी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं जो मशीनें हम इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। इन मशीनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ ज्यादा सुथरा नहीं है। इन मशीनों ने माजी में भी इनके वाले से, एक तो यह है कि मशीनें हैंग हो जाती हैं, मतलब वेट बहुत ज्यादा करती है, डिले आ जाता है इनमें बहुत ज्यादा। तो ये इन मशीनों में प्रॉब्लम, एक बुनियादी प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम इनके वाले से ये है कि डेटा स्विच कर देती हैं, रिजल्ट स्विच कर देती हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स में जॉर्जिया में एक इलेक्शन में, काउंटी के इलेक्शन में इस किस्म का वाकया हो चुका है। एक और दिलचस्प बात यह कि इसी मशीनों के हवाले से जर्मनी की कोर्ट ने एक रूलिंग दी हुई है 2009 में। उनकी फेडरल कोर्ट ने रूलिंग दी है और उन्होंने कहा जनाब कि ये मशीनें ये ऐसे डिजाइन की गई हैं कि जैसे जिस बंदे ने डिजाइन की उसको पता नहीं है कि कितना कॉम्प्लेक्स और कितना सेंसिटिव मैटर है। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की कमी नजर आती है इस मशीनों के डिजाइन में, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि ये मशीनें, हम ऐसे नहीं कह रहे कि इलीगल है, लेकिन इस मशीनों को अपग्रेड करने की जरूरत है, इस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने की जरूरत है। अब आते हैं जनाब दोनों प्रोसेसेस के कंपैरिजन पे। दोनों प्रोसेस का कंपैरिजन बड़ा आसान है। प्रोसेस का कंपैरिजन ऐसे है कि मिसाल के तौर पर फिजिकल वोटिंग में मुझे धांधली करने के लिए क्या करना है। नंबर 1, मुझे जाली वोटर लिस्ट बनानी है, यानी मेरे पास एक ऐसी वोटर लिस्ट होनी चाहिए या ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसी मर्दमशुमारी में कुछ ऐसे घराने होने चाहिए जिसमें फेक लोग रहते हो। मिसाल के तौर पर आपको पता है कराची में एक घर मर्दमशुमारी के दौरान डिटेक्ट होते जिसमें 7000 वोटर मौजूद थे एक घर में। अब पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये फेक लिस्टें बनाई जाती हैं क्योंकि ये हर इंतखाबी इलाका ऐसा होता है कि जहाँ पे इस किस्म के इलाके मौजूद होते हैं, इस किस्म के ऐसे एड्रेसेस मौजूद होते हैं और ये काम पोलिंग एजेंट्स का होता है। दूसरा, अगर मेरे पास ये फेक लिस्टें मौजूद नहीं है तो मुझे फिजिकली जाके या तो पोलिंग ऑफिस के अमले को यरगमाल बनाना पड़ेगा, जैसे या धुंध करवानी पड़ेगी, या मुझे पोलिंग रुकवाने के लिए वहां पे बाहर फायरिंग करनी पड़ेगी। नहीं, जैसे मुझे अंदाजा हो कि यार अब मेरी जीत कंफर्म हो गई, मैं जाके पोलिंग ऑफिस के बाहर जाके, पोलिंग स्टेशन के बाहर जाके जो है ना कोई दंगा फसाद कर दूं तो उससे लोग जरा डर जाएंगे और जो है पीछे दब जाएंगे। और या फिर ये कि मैं जाली वोट छपवाऊं और जाली वोट छपवा के, जाली थैले बनवा के, जाली सीलें बनवा के मैं ये सब करूं। बट इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये है कि मैं ये सब जब करूंगा तो मीडिया की नज़रों में होऊंगा, मीडिया मुझे देख सकता है, मीडिया मुझे पर बात कर सकता है और जाहिर है फिर अगर कल को थैले खुल गए और उसमें पता चल गया कि ये जाली वोट है तो जाली वोट जो है वो ट्रेस बैक हो सकता है कि किस पब्लिशर से के पास छपा है, किसने छपवाया। सो आई एम ट्रेसेबल एट एवरी मोमेंट। और अगर मैं कहीं अदालती कार्रवाई को रोकना चाहता हूं, मैं कहता हूं जी थैले खराब हो गए, या मैं कहता हूं जी कि वो वोटर लिस्ट नहीं मिल रही, फॉर्म 45 नहीं मिल रहा, आरटीएस बैठ गया, मैं कोई भी ऐसी बात करता हूं तो लोगों को फौरन पता चल जाएगा कि बुनियादी तौर पर मेरे दिल में जो है वो चोर है और मैंने एक डेलिब्रेट कार्रवाई की हुई है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर और बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैसे धांधलियां हो सकती हैं। बड़ी सिंपल सी बात है जनाब, तरीके तो हजारों हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आते हैं मैं वो डिस्कस कर लेता हूं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जैसे कि क्लेम किया जा रहा है कि इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये हैक नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग और एक कोडिंग हर चीज़ की ज़रूर होती है, चाहे वो बाहर फोटोस्टेट की मशीन हो या आपके ये कमरे में लैपटॉप के साथ रखा हो प्रिंटर हो, हर चीज़ के अंदर एक कोडिंग ज़रूर होती है और उसकी कोडिंग के हिसाब से उसका एल्गोरिथम फाइंड करना बड़ा आसान होता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जहाँ लोगों ने कबाड़ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदी और उसके बाद उनको हैक किया और उनको हैक करके बता दिया कि यार ये बहुत आसान काम है। क्लेम ये किया जाता है कि इन मशीनों के अंदर कोई वाईफाई, कोई ब्लूटूथ या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ऐसी केबल कनेक्टिविटी नहीं है जिसके ज़रिए ये इनका डेटा ब्रीच हो सके। इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर ऑलरेडी उस मशीन के अंदर आपने डेटा बैंक किया हुआ है, आपने ऑलरेडी उसके अंदर डेटा डाला हुआ है, तो बहुत आसानी से इस अपनी मर्जी के नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नंबर 3, जिस मशीन में डिस्प्ले आ रहा है वोट के नताइज का, उस मशीन का डिस्प्ले हैक भी किया जा सकता है क्योंकि वो मशीन जो रिजल्ट दे रही है वो एक बार कोड के जरिए दे रही है, एक क्यूआर कोड के जरिए दे रही है। तो वो क्यूआर कोड भी डॉक्टर किया जा सकता है और उस क्यूआर कोड के जरिए अपनी मर्जी के नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नंबर 4, जो डिस्प्ले सामने आ रहा है, अगर उसमें वोटों की तादाद में रद्दोबदल देखना है तो आप उस वोटों की जो डिवाइस है उसको आप किसी ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। गो कि वो ब्लूटूथ बाहर सामने लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी वीडियोस मौजूद हैं इंडिया में। खास तौर पे जब ऑडिट किया गया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स खोली गई तो उनके अंदर ब्लूटूथ माउंटेड मिला। दैट मीन्स के वो जो डिस्प्ले दे रही थी वो डिस्प्ले ब्लूटूथ के जरिए कहीं और से आ रहा था। सो बाज़ाहिर जो सामने देखने वाले थे उनको यही लग रहा था कि मशीन अपना डेटा डिस्प्ले कर रही है, लेकिन जो यूज़र था कहीं बैकग्राउंड में कहीं दूर बैठा हुआ, वो ब्लूटूथ के जरिए वो ऑपरेट कर रहा था उस मशीन के नतीजे को। इलेक्शन प्रोसेस का मकसद क्या? आपको पता है हर साल हमारे मुल्क में तकरीबन 10%, तकरीबन 13 से लेकर 18 लाख तक वोट ऐसे होते हैं, 10% वोट जाया होते हैं। ये कौन से वोट होते हैं? ये वो वोट होते हैं जिनमें डबल स्टैंप लगी हुई होती है, जिनमें स्टैंप गलत लगी होती है, या वोट डालने वाले ने कोई ऐसी निशानी वोट पे छोड़ दी होती है जिससे उसकी शनाख्त हो सके। वोट
इज अनोनिमस। आप वोट की बुनियाद पे किसी को ट्रेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कल को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इलेक्शन में खड़ी हो जाती है और मेरे इलाके में उनका बंदा खड़ा होता है और मैं जाके पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को बादल खास्ता वोट दे देता हूं। अब मैनुअल वोटिंग में किसी के पास कोई तरीका नहीं है कि वो ये डिटेक्ट कर सके कि ये एक वोट जो पीटीएम को दिया है ये किसने दिया है। कोई नहीं डिटेक्ट कर सकता। शक व शुबात का इजहार जरूर किया जा सकता है लेकिन डिटेक्ट नहीं हो सकता, ट्रेस नहीं हो सकता। इट्स अनट्रेसेबल। हाँ, अगर वो फिंगरप्रिंट वगैरह का वो पाउडर वाउडर छिड़क के वो किया जाए, उसकी कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाए तो फिर जरूर मुमकिन है, लेकिन बज़ाहिर मुमकिन नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉस। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में मैं जो वोट डालूंगा, बड़ी आसान सी बात है क्योंकि मैंने वोट डालने से पहले आके जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कराया है, अपना नंबर चेक कराया है कि मैं 57 नंबर आदमी हूँ, मैं इस शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ इंटर हो रहा हूँ और मैं जब अंदर जाके वोट डालता हूँ तो ये सीक्वेंस ट्रेसेबल है। पता चल सकता है कि किस बंदे ने, किस शनाख्ती कार्ड नंबर ने किसको वोट डाला है। लाख हुकूमत कहती रहे कि नहीं जी हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, बट वोटिंग का बुनियादी तरीकेकार, सेनेट के इंतखाबात में आपने देखा कितना बड़ा हंगामा हुआ। क्यों? क्योंकि वो वोट ट्रेस किए जा रहे थे, वोटों पे साइन किए जा रहे थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। एनीवे, वोट की अनोनिमिटी पे फर्क आता है। वोट शुड बी नेमलेस ताकि वोट ट्रेस ना किया जा सके, ताकि कल को मिलफर्ज खुदा ना खास्ता कल को फवाद साहब तो चले उन्होंने कभी एक लिस्ट बनाई थी ट्विटर वाली, कल को कोई और आ जाते, कुछ जवाद साहब आ जाते और वो आके एक लिस्ट बनाते हैं जी आज मैं बताऊंगा कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स कौन कौन से और उनमें सब में वो पीटीएम के वोटर्स हैं। वो एक लिस्ट इंतखाबी नताइज में से, पोलिंग स्टेशनों की मशीनों में से वो एक लिस्ट जनरेट कर लेते हैं। ये 2 मिनट का काम है और उसके बाद कहते हैं जनाब ये लोग हैं एंटी स्टेट, हमने अपने वोटर लिस्टों की बुनियाद पे देखा। ट्रेसेबल है ये एक चीज। नंबर 2, अब आते हैं ट्रांसपेरेंसी की जानिब। ट्रांसपेरेंसी क्या है? मैं आज अगर ये कहूंगा यार मुझे 2018 में मैंने जहां वोट डाला था मुझे वो वोट चेक करना, वैसे मैंने वोट नहीं दिया था लेकिन अगर मैं कहूंगा मुझे वोट चेक करना है अपना, तो कानून में गुंजाइश मौजूद है, मैं अपना वोट चेक कर सकता हूं, मैं ट्रेस बैक कर सकता हूं, मुझे थैले के नंबर तक में अपना वोट पता चल सकता है। मुझे ये तक पता चल सकता है कि वो वोट कहां पर किस जगह पर रखा हुआ है। कानून में गुंजाइश मौजूद है, उसको ट्रेस बैक किया जा सकता है, मेरे वोट को ट्रेस बैक किया जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मेरा वोट ट्रेस बैक किया जा सके तब तक जब तक कि वो मेरी पर्ची जो है वो उसके ऊपर मेरा नाम ना लिखा हुआ, और अगर नाम लिखा होगा तो डेफिनेटली वो वोट मेरा वोट नहीं कहलाएगा। कटिंग लॉन्ग शॉर्ट, अगर ये कहा जाए कि धांधली हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में तो ना आपके पास कोई तरीका है कि आप प्रूव कर सकते हैं कि धांधली हुई है और ना हुकूमत के पास कोई तरीका है कि वो प्रूव कर सकती है कि धांधली नहीं हुई। लिहाजा ये एक डेडलॉक की कैफियत है। ऐसी कैफियत में आपको ले जाना अगर मंजूर है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन इस मुल्क में रिकॉर्ड है कि आरटीएस भी बैठा था, तो अगर आरटीएस बैठ सकता है तो नताइज भी अपनी मर्जी के क्यूआर कोड के जरिए आ सकते हैं, अपनी मर्जी के क्यूआर कोड बनाए भी जा सकते हैं। ये एक बहरहाल एक एम्बिग्विटी मौजूद है, लेकिन ये सारी एम्बिग्विटीज एक तरफ रख दें। अब आते हैं जनाब उस कानून की जानिब जो इस वक्त पार्लियामेंट में जेर बहस है। कानून सुने जरा, कानून के पॉइंट नंबर 4 पे आए, कहते हैं जनाब कि डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स शैल बी सेट अप इन द ब्रांचेस ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड हबीब बैंक लिमिटेड एंड दे शैल बी रिस्पांसिबल टू एंटरटेन द वोटर्स फॉर देयर वोट कास्टिंग। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में आए, कहते हैं जनाब ऑनलाइन वोटिंग साइट 1. There shall be an online voting site for foreign voters which shall be designed by the Ministry of Information and Technology and Telecommunication. Thank you very much. Number 6 का point number 1, there shall be a commission consisting of number of people as required for serving the purpose shall control the direct recording electronic voting machines online. ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहली बात, ये 2 बैंकों का नाम लिया गया है। 2 बैंक इसलिए क्योंकि एक मेरे ख्याल में सरकारी बैंक है और एक जो है वो प्राइवेट बैंक है, तो ये बात तो समझ में आती है कि शायद दोनों की कलेक्टिवली ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, दे कवर अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ पॉपुलेशन, तो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है।
लेकिन इसमें एक चूंकि प्राइवेट बैंक है और आप एक सरकारी सेटअप उठा के एक प्राइवेट बैंक पर रख रहे हैं, तो उसके अंदर कोई सिक्योरिटी के तहफुजात हैं या नहीं है, इसको डिस्कस करने की जरूरत है पार्लियामेंट में। मैं तो नहीं डिस्कस कर सकता। ऑनलाइन वोटिंग साइट, अच्छा अब इसके ऊपर यह है कि एस्टोनिया दुनिया का पहला मुल्क था जिसने 2005 में इंटरनेट पे वोटिंग इंट्रोड्यूस कराई थी, लेकिन उसका बैकलैश आया। वोट कॉम्प्रोमाइज हो, डेटा कॉम्प्रोमाइज हो, डेटा ब्रीच हुआ, डेटे में रद्दोबदल किए गए, बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स हुए। क्या आपने दुनिया से सीखा कि इंटरनेट पे वोटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्योंकि दुनिया नहीं कर रही है इंटरनेट पे वोटिंग। दुनिया इंटरनेट की वोटिंग को अनसेफ समझती है, बल्कि अगर इंटरनेट पे अगर वो वोटिंग कोई करवाते भी हैं, पोल्स इस तरह के कराते भी हैं, तो वो एक ऐसी वोटिंग करवाते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बिल्कुल जैसे सेनेट की वोटिंग होती है, सेनेट की तर्ज पर वोटिंग की जाती है। इस वक्त आपको हुकूमत की जानिब से जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हक में बात करते हुए मिलेंगे, वो सारे सरकारी लोग हैं। आपको इंडिपेंडेंट ऐसे आईटी एक्सपर्ट्स बहुत कम मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के फेवर में बात करते हैं, खास तौर पे जब वो इंटरनेट पे हो। क्योंकि इंटरनेट पे आपका इवन फ़ोन, यार आपका फ़ोन जितने बड़े बड़े एंटीवायरस इसमें इंस्टॉल हो, जितना आपने इसको डेटा को सिक्योर करके रखा हो, जितने पासवर्ड प्रोटेक्शन रखे हुए हो, जितनी आपने इस पर जो है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की हुई हो, ये डेटा ब्रीच हो सकता है और ये डेटा ब्रीच होता है। और इसकी मिसाल आईफोन का डेटा, आप देखते हैं हर कुछ अर्से बाद एक ब्रीच आ जाता है, उनका किसी की तस्वीरें लीक हो जाती हैं, किसी का क्या हो जाता है, किसी का क्या हो जाता है। तो अब अगर आप इस सारी मालूमात के, सारी जानकारी के होने के बावजूद आप इस बात पे मुसर हैं कि आप इंटरनेट पे अपने इस डेटा को डालना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अमेरिकन कांग्रेस ने अब से कुछ अर्सा पहले जब $600 मिलियन मंजूर किए थे नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के लिए, तो उसमें इस बात की शर्त रखी गई थी कि इन मशीन्स के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए ये मशीनें इन्फ्लुएंस की जा सकती हैं, या वो मशीनें जिनके अंदर इन मशीनों का डेटा जाना है, उन मशीनों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो एक तरफ अगर हमारे शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि इस मशीन में कोई इंटरनेट नहीं है, कोई वाईफाई नहीं, कोई यूएसबी नहीं, हम सब मानते हैं यस, जिस मशीन के जरिए वोट कास्ट किया जा रहा है उसमें डेफिनेटली ये सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन जिस मशीन में डेटा सिक्योर हो रहा है, जिस मशीन में जाकर डेटा सेव हो रहा है, उस मशीन में ऐसी गड़बड़ जरूर हो सकती है। आप अपने तर्ज पे जाएं और आईटी माहिरीन से, मतलब वो नहीं वो जो बीसीएस को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बच्चे, उनकी बात नहीं कर रहा मैं आईटी माहिरीन की बात करूं जो डेटा सिक्योरिटी पे और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे दुनिया भर में काम करें। आप उनसे जाके पूछें अगर आपको कहीं लग जाए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या सब कुछ साफ है, तो जवाब मिलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बहुत सारे इश्यूज हैं। तो क्या कन्वेंशनल तरीके में सब कुछ साफ है? जवाब मिलेगा नहीं, कन्वेंशनल मशीन में बहुत सारे इश्यूज हैं। तो फिर क्या करें? अगर इस मसले को जरा एक जूम आउट करें तो यह मसला आपके सामने बड़ा आसान हो जाएगा कि क्यूआर कोड जनरेट होने तक दोनों प्रोसेसेस सेम है। क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद प्रोसेस डिफरेंट होता है। टेक्निकली अगर देखा जाए, वोट आप बैलेट जो है वो एक जगह स्टैंप लगा के खुद डाल रहे थे डब्बे में, और एक जगह आप मशीन से डाल रहे हैं, आखिर में क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है। ये क्यूआर कोड की जनरेशन जो है इसको आसान कर दे। आरटीएस बड़ा अच्छा सिस्टम था, उसको मॉडिफाई करके कुछ इस किस्म की अडेप्टेशन पे लेके जाएं कि जहां आपको सिस्टम बैठने की या बिठाने की जरूरत ना पड़े। एंड यू नो व्हाट आई मीन। एनीवे, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स तमाम मसाइल का हल है, या हमें रवायती वोटिंग सिस्टम पर ही रहना चाहिए, या कुछ बीच की बात करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। शफात अली को द ब्रेकडाउन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।